नमस्कार, मैं मकरध्वज कुमार द स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे महमूद गौरी का आक्रमण और पृथ्वीराज चौहान। तो आइए शुरू करते हैं। तो महमूद गौरी के बारे में जो है आपको पता है, गौर जो पहले गजनी के पास था, अभी जो है उस समय गजनी के पास था। तो 1163 ईस्वी में जो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम नामक एक व्यक्ति जो है स्वतंत्र रियासत की स्थापना करता है। अर्थात इसके पहले अगर आप वीडियो देखे होंगे महमूद गजनवी के बारे में, महमूद गजनवी जो है गजनवी में एक गजनी वंश की स्थापना किया था और इसी के वंशज जो है लगभग में बहुत दिनों तक शासन किया था। तो जैसे जैसे समय बीतते गया महमूद गजनवी का जो वंशज था वो कमज़ोर होते गया। तो उसी के अंतर जो है गजनी के पास में ही 1163 ईस्वी में जो पहले महमूद गजनी के वंशज का अधीन था, वहाँ पर 1163 में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम नामक व्यक्ति जो है स्वतंत्र रियासत की स्थापना करता है। उसके बाद अपने राज विस्तार के अंतर्गत 1173 अर्थात 10 वर्षों के बाद गीज के तुर्कों जो गजनी के वंशज थे उसे भी गजनी से भगा दिया और अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिसे महमूद गौरी के नाम से भी जानते हैं, उसे गजनी के गद्दी पर बैठा दिया। उसके बाद इसने खुरासन पर अपने साम्राज्य विस्तार हेतु आक्रमण किया। ये खुरासन कहाँ है देख लीजिएगा। ये जो इधर जो अफगानिस्तान के बाद ये जो ईरान का एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, मैं ठीक से नहीं बना लेकिन देखिएगा, ये जो ईरान का एरिया नज़र आ रहा है इसे ख्वारिज्म साम्राज्य बोलते थे और यहाँ के शासक ख्वारिज्म शाह था। जबकि ऊपर जो मध्य एशिया का हिस्सा है अर्थात अफगानिस्तान के ऊपर ये जो है सल्जुक साम्राज्य था। तो यहाँ पर जो खुरासन पर अपने साम्राज्य विस्तार हेतु आक्रमण करता है। ख्वारिज्म शाह जो है वो खुरासन का एरिया था, उस पर ख्वारिज्म शाह का जो अधिकार था उस पर आक्रमण करता है। तो खुरासन का जो शासक था ख्वारिज्म शाह और गयासुद्दीन महमूद बिन साम और मोहम्मद गौरी, ये दोनों मिलकर जो है ख्वारिज्म शाह से लड़ाई करता है। लेकिन यहाँ पर ख्वारिज्म शाह जो है महमूद गौरी और उसके भाई गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम को जो बुरी तरह पराजित कर देता है। उसके बाद फिर से सेना इकट्ठा करने हेतु धन की ज़रूरत महसूस हुई। इसके लिए जो है पहले से ही जान चुका था महमूद गजनवी के आक्रमण जैसे जो है इसी उद्देश्य से जो भारत की तरफ रुख करता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी के अगर अन्य नाम की बात करें, कुछ अलग अलग नाम मिलता है तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। मोहम्मद गौरी के जो है अन्य नाम है मुइजुद्दीन, शिहाबुद्दीन, मोहम्मद बिन साम इत्यादि नामों से भी चर्चा मिलता है। महमूद गौरी जो है भारत पर जो है आक्रमण किया था, तो उसका उद्देश्य, जिसे महमूद गजनी के बारे में पढ़े होंगे, इसका जो है उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार नहीं करना, सिर्फ लूटपाट करना था। लेकिन मोहम्मद गौरी था, इसका उद्देश्य जो है साम्राज्य विस्तार करना था। लेकिन शुरुआत में जो आक्रमण किया था, ये आक्रमण किया था धन दौलत लूटने के उद्देश्य से। उसके बाद गौरी जो है गोमल दर्रा पार करते हुए 1175 में भारत पर हमला किया एवं मुल्तान इत्यादि को जीत लेता है। आप लोग देख लीजिएगा गोमल दर्रा कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो ये जगह देख रहे हैं, ये वाला जो है यहाँ पर गोमल दर्रा है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पड़ेगा। तो ये गोमल दर्रा के माध्यम से जो है भारत पर आक्रमण करता है और भारत पर आक्रमण करके जो है ये उसके आसपास का एरिया यानी जो मुल्तान था, मुल्तान को जीत लेता। उसके एक साल बाद जो है 1176 में गौरी सिंध एवं उच्छ नामक स्थान पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर बनेगा महमूद गौरी का जो भारत पर जो है पहला आक्रमण कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1175 में हुआ था मुल्तान के विरुद्ध। उसके बाद एक साल बाद महमूद गौरी जो है सिंध और उच्छ, देख लीजिएगा सिंध और उच्छ कहाँ पड़ता है। तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं नीचे जो पाकिस्तान का है, ये वाला सिंध का एरिया है और उसके ऊपर जो है ये सिंध है और ये वाला क्षेत्र जो है उच्छ है। तो ये वाला एरिया को भी जो है 1176 में जीत लेता है। उसके बाद ये पहले से भारत में मंदिरों में खजाना रहता है, इसके बारे में जान चुका था। इसी उद्देश्य से जो है लूटने के उद्देश्य से जो 1178 ईस्वी में महमूद गौरी जो है गुजरात पर आक्रमण करता है। लेकिन वहाँ पर उस समय जो है गुजरात के जो शासक था वो अहिलबाड़, जो गुजरात के जो शासक था या जो उस समय राज था, ये देख लीजिएगा, ये अहिलबाड़ का क्षेत्र कहलाता था और यहाँ का जो शासन था वो चालुक्य वंश का शासन था।
तो वो जो है लूटपाट की वजह से भारत पर आक्रमण करता है उस समय गुजरात पर। और उस समय जो है अहिलवाड़ गुजरात पर आक्रमण करता, उस समय जो वहाँ का शासक होता है वो भीमदेव द्वितीय रहता है गौरी के आक्रमण के समय में, या इन्हें जो है भीमदेव द्वितीय को जो है मूलराज द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। जैसा आपको पता है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय जब सोमनाथ पर आक्रमण किया था तो वहाँ का स्थानीय शासक यही चालुक्य वंश के थे, जो भीमदेव प्रथम या मूलराज प्रथम जो है वो आपको उसका महमूद गजनवी का जो है आक्रमण का सामना किया, लेकिन परास्त हो गए थे। लेकिन यहाँ पर जब गौरी आक्रमण किया था तो भीमदेव द्वितीय या मूलराज द्वितीय जो है अपनी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में जो है महमूद गौरी को परास्त कर देता है। उसके बाद गौरी जो है यहाँ से परास्त होने के बाद फिर जो है दोबारा भाग जाता है वो मुल्तान की ओर। उसके बाद गौरी जो है इधर गुजरात जीतने के या लूटने को जो है अपने सपने को उस समय छोड़ देता है, बाकी जो उसके आसपास का एरिया उसको जीतने लगता है, जिसके अंतर्गत 1179 में पेशावर को जीतता है, 1181 में लाहौर को, 1189 में भटिंडा को। उसके बाद देख लीजिए मैप में थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जब आसपास के सिंध से लेकर मुल्तान लाहौर सब जीत लिया तो पूरे इसका जो बॉर्डर जो है ये ने टकराने लगा आपको चौहान वंशों की जो है सीमाओं से। उस समय जो स्थानीय देख लीजिएगा यहाँ गुजरात के आसपास के एरिया में जो है ये चालुक्य वंश का शासक था। ये मध्य प्रदेश के हिस्सा में मालवा का क्षेत्र था वहाँ परमार वंश का था। उसके बाद कालिंजर में चंदेल वंश था। उसके बाद कलचुरी भी था। कन्नौज जो था वो गढ़वाल वंश के था। उसके बाद दिल्ली में तोमर वंश के था। उसके बाद बंगाल में सेन वंश का था। तो इस तरह भारत में भी शक्तिशाली शासक थे। तो जब ये गुजरात से हार गया तो हारने के बाद जो है ये दोबारा जो है रुख करता है मुल्तान के विरुद्ध और आसपास के जो क्षेत्र है उसको जीतने लगता है। लेकिन जब पूरे जीत लेता है तो इसकी सीमा जो है एक के बार जो है आपको टकराने लगता है चौहान वंश के शासकों से। उसके बाद जो है ये जो है गौरी ये पंजाब और सिंध के सभी प्रांतों को जीत लेने के बाद जो है फिर ये सरहिंद जो कि पंजाब में पड़ता है ये जो है चौहान वंश की सीमाओं पर आ गया। इसी के तहत तराइन नामक जो प्रथम युद्ध हुआ था, अगर आपसे क्वेश्चन बन सकता है तराइन जो युद्ध मैदान है कहाँ है तो याद रख लीजिएगा पंजाब में पड़ता है। तो तराइन नामक जगह पर जो है प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसे तराइन की प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जिसे राज पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी जो है गौरी को परास्त कर देते हैं पृथ्वीराज चौहान। और जब पृथ्वीराज चौहान जब परास्त करते हैं तो ये गौरी इसको जो है जान बचा, एक जो है सैनिक जो होता है घुड़सवार उसका ये जान बचाकर भागने लगता है। तो उस समय जो है याद रख लीजिए पृथ्वीराज चौहान का चचेरे भाई या सेनापति जो रहता है वो गोविंद तृतीय जो भाला मार के जो है महमूद गौरी को जख्मी कर देता है और इसकी जान जो है घुड़सवार बचाता है। उसी समय इसको पीछा न करके छोड़ देता है और पृथ्वीराज चौहान जो है एक आम तुर्क आक्रमण की तरह लुटेरों की तरह जो है ये समझ करके छोड़ देता है, उसे पीछा भी नहीं करता, क्योंकि उस समय जो है ये तुर्कों का बार बार लूटपाट होते रहता था तो इसे आम हमला समझ करके उतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो है 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, इसमें गौरी और चौहान, इसके बारे में जो है पृथ्वीराज रासो जो कि जिसका लेखक चंद्रबरदाई है, पृथ्वीराज के जो है मंत्री राजकवि या बोल सकते हैं जीवन मरण के साथी दोस्त थे। इसके बारे में पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई लिखा उसकी कहानी अलग मिलता है। हम पृथ्वीराज रासो की भी बात करेंगे, लेकिन इस पर जो है बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद है, उसकी जो है मानता कुछ लोग नहीं देते। तो हम पृथ्वीराज रासो में जो भी चर्चा उसकी भी चर्चा करेंगे, जो भी उसकी कहानियाँ हैं बताएंगे। बाकी उसके पहले जो एग्जाम के भी उसे देख लेते हैं। तो 1192 में जो है दूसरा युद्ध होता है, उस समय जो है इन्हें थोड़ा सा मैप में देख लीजिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पृथ्वीराज चौहान भी एक महत्वाकांक्षी राजा था, अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। तो इसके जो आसपास के जो क्षेत्र थे जैसे गुजरात के जो हो जाएगा चालुक्य वंश, मालवा के हो जाएगा आपको परमार वंश, और इधर जो कन्नौज का जो था ये गढ़वाल वंश, और दिल्ली के जो है तोमर, तो दिल्ली के तोमर वंश में जो है अनंगपाल जो दिल्ली का स्थापना किए थे इनका कोई पुत्र नहीं था। तो पृथ्वीराज चौहान के जो है वो पिता जो थे वो अनंगपाल तोमर के
बेटी से शादी कर लेते हैं, तो इनका वैवाहिक रिश्ता रह जाता है। इसलिए दिल्ली भी जो है पृथ्वीराज चौहान को ही था। और इधर जो कन्नौज का क्षेत्र था, ये दिल्ली पर जो है एक महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण कन्नौज का जो शासक था वो जयचंद, ये चाहता था कि वो दिल्ली पर कब्जा मेरा हो। दूसरा चीज़ हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान एक महत्वाकांक्षी राजा थे, इसलिए अपनी सीमा को विस्तार करना चाहते थे। और इसी के चलते जो है इनके जो पड़ोसी जो सहराज थे, ये इसको सपोर्ट नहीं करते थे या उनसे आपसी दुश्मनी था। तो यहाँ पर जो है कन्नौज के शासक जो गढ़वाल वंश का शासन था जयचंद जो है मोहम्मद गौरी के पास अपना सेना दूत भेज करके उससे कहता है आप आक्रमण करो, हम तुम्हारे साथ यहाँ पर देंगे। इस तरह जो है तराइन का दूसरा युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच। ये दोनों की सेना जो है फिर तराइन नामक स्थान पर ही आमने सामने होता है। तो उसके साथ जो है तराइन के युद्ध में जो है इसका साथ जो है कन्नौज के राजा जयचंद दिया था। इसका कारण जो है पृथ्वीराज रासो में बताया जाता है कि उसकी जो पुत्री थी संजोगता, उसके अपहरण कर लिए थे। इस कारण जो है वो बदला चुकाने के लिए जो गौरी का साथ दिया था। लेकिन ये सिर्फ पृथ्वीराज रासो मिलता है। मेन कारण इसको माना जाता है जो दिल्ली के लेकर के या जो आपसी इसकी पृथ्वीराज चौहान की महत्वाकांक्षा योजना था, ये अपने साम्राज्य विस्तार का, उसके लेकर के था। तो यहाँ पर जो है मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच में होता है, दोनों सेना आमने सामने रहता है। लेकिन वहाँ पर जो है जब लड़ाई होने के बाद कोई नतीजा पर नहीं पहुँचता। उसके बाद जब सैनिक रात में आराम कर रहा होता है, उससे पहले जो है गौरी एक संदेशा भेजता है कि हम आपसे जो है संधि करना चाहते हैं। इसलिए पृथ्वीराज चौहान भी मान गए थे। और सेना जब आराम कर रहा था तो रात में ही अचानक हमला कर देता है चौहान की जो है सेनाओं पर। तो अफरा तफरी में यहाँ पर जो है भगदड़ मच जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है वहाँ से बच निकलते हैं और सिरसा जो हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती नदी के तट पर जो है वहाँ पर गौरी जो है पकड़ लेता है और पकड़ करके जो वहीं पर जो है उनकी हत्या कर देता है। ये हसन निजामी एक इतिहासकार है, जिसके अनुसार जो जाएगा पृथ्वीराज चौहान को जो है सिरसा सरस्वती नदी के तट पर जो है मोहम्मद गौरी पीछा करके पकड़ लेता है और उसकी हत्या कर देता है। जबकि पृथ्वीराज रासो में इसकी चर्चा अलग मिलता है। उसके बाद देख लीजिएगा चंदावर का युद्ध क्या था। तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, जब मोहम्मद गौरी जो है ये आपको चौहान और बाकी जो पंजाब के आसपास के क्षेत्र से, सिंध के आसपास के क्षेत्र थे, वो जीत लिए थे। तो इसकी महत्वाकांक्षा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके बाद ये आक्रमण कर देता है कन्नौज पर। तो ये जो है चंदावर नामक स्थान पर 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में जो है युद्ध होता है। यहाँ पर लगभग जयचंद विजयी होने वाला ही रहता है, लेकिन अचानक जो है इसको एक भाला लग जाता है और वहीं पर जो है जयचंद मर जाता है। इस तरह जो है चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। इसका ये भी जो है युद्ध जीता था मोहम्मद गौरी। उसके बाद बाकी राज्यों में जो है गौरी बयाना, ग्वालियर, जो बयाना के राजा थे कुमारपाल, ग्वालियर के जो राजा थे सुलक्षण पाल, ये दोनों को जो है हरा देता है। उसके साथ ही जो है देख लीजिएगा बाकी पृथ्वीराज रासो की कहानी क्या था, तो उसको एक नज़र। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये राजस्थानी भाषा और अर्धमगधी में लिखा हुआ है। ये जो रचना किए थे चंद्रबरदाई, जो इनके जन्म भी लगभग में जो है पृथ्वीराज चौहान के जो है समय ही हुआ था, उसी दिन माना जाता है। तो ये शुरू से ही बहादुर थे। इनके पिता की जो है मृत्यु बचपन में ही हो गया था। तो इनकी जो है पालन पोषण इनकी माँ पृथ्वीराज चौहान की जो है माँ किए थे। उसके बाद जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है 1191 में, तो उस समय जो है उसे पूरी तरह परास्त कर देते हैं और एक आम जो है तुर्क आक्रमण का समझ करके छोड़ देते हैं। उसी बीच जो है जो कन्नौज का शासक था जयचंद, उसकी पुत्री संजोगिता, वो उनसे जो है ये पृथ्वीराज चौहान के जो ख्याति इतना प्राप्त था कि सुन करके जो है मन बना लिया था कि उन्हीं से शादी करना है। ये जब जानता है जयचंद, तो ये जो है एक स्वयंवर रचाता है शादी का। उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों को बुलाया गया था और पृथ्वीराज चौहान को मजाक उड़ाने के उद्देश्य से जो है उसकी एक पुतला बना दिया था। लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जब सुनता है तो अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, उसी पुतला के जो है हटा करके अपने खड़ा हो जाता है। जब बरमाला पहना रहा होता है तो पृथ्वीराज चौहान जो है आगे आकर के वो जो संजोगता किसी राजा को न पहना करके पृथ्वीराज चौहान को पहना देता है और पृथ्वीराज चौहान जो है उससे वहीं से लेकर के भाग जाते हैं।
तो इस तरह जो है जो जयचंद था ये गुस्सा हो गया था और एक गौरी को जो है दोबारा निमंत्रण भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए। उसके बाद जब दूसरा युद्ध होता है तो पृथ्वीराज चौहान जो है ये धर्म युद्ध का पालन करते हुए सूर्यास्त के बाद यानी सांझ के जो है सब आराम कर रहा होता, तो आराम कर रहे थे अपने कैंप में। उसी बीच जो है ये महमूद गौरी आक्रमण कर देता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद बेड़ियों में जकड़ करके इसे ले करके अफ़गानिस्तान चल जाता है और अफ़गानिस्तान यानी गौर प्रदेश चल जाता है अफ़गानिस्तान के पास। और वहीं पर जो है इनके आँखों में जो है ये आपको गर्म सीख दिखा करके आँख फोड़ देता है। उसके बाद जयचंद जो है ये जो चंद्रबरदाई है ये भी जो है इनके खोज में कहाँ ले गया उसे पता लगाने के लिए एक मदारी का रूप लगा धर करके धीरे धीरे जो है वो पहुंच जाते हैं अफ़गानिस्तान। और एक गौरी के बारे में माना जाता है कि ये जो है अंधविश्वासी था और ये जो है जादू मंत्र इत्यादि पर विश्वास करता था। ये हाथ के सफाई था जयचंद के पास। इसने मदारी का खेल दिखाते हुए जब ये सुना तो मोहम्मद गौरी भी उसे अपने पास बुलाता है और वहाँ पर जाकर कहता है कि हम जो है आपको एक आशेक आपको दिखा सकते हैं आपको कला। उसी में कहता है कि हम अंधा से भी आपको जो है एक सटीक निशाना लगवा सकते हैं। उस तरह जो है उस समय अंधा जो था पृथ्वीराज चौहान ही था। उससे पहले भी घूमने के उद्देश्य से जो है चंद्रबरदाई जा करके वो पृथ्वीराज चौहान से मिलता है। तो वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर धनुष दिया जाता है। उसके बाद एक आदमी को जो है सर पर एक फल रखा जाता है और उसे निशाना लगाना होता है। वहीं पर बैठा हुआ था, तख्त पर बैठा हुआ था गौरी। तो उस समय जो है एक चौपाया जो है पढ़ते हैं चंद्रबरदाई। वो बोलते हैं 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट परमान ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। चौहान जो थे ये शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे, अर्थात शब्द को सुन करके भेज सकते थे। ये जो है ये बाण चलाते हैं। बाण चलाने के बाद सीधे जा करके जो है ये महमूद गौरी के गला में लगता है और वहीं पर जो है तख्त ताव से गिर करके वो मर जाते हैं। और उसी बीच जो है चंद्रबरदाई अपने पहले चौहान के पेट में चाकू मारते हैं, फिर अपने मार करके जो वहीं पर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन इसमें इतिहासकार मतभेद है। ये जो है एग्जाम के दृष्टि से इसे माना नहीं जाता है। उसके बाद आगे का क्षेत्र देखिएगा क्या हुआ था। उसके बाद बाकी राज्यों को गौरी जो है आक्रमण किया था। गौरी के साथ कुछ सेनापति भी उसका था, कुछ विश्वासी उसका गुलाम भी था, जिसके अंतर्गत ऐबक जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं कालिंजर अभियान 1202 में किया था। वहाँ पर जो है परमार्दोरदेव जो चंदेल वंश के शासक थे उसे जीत लेते हैं। इस प्रकार मोहम्मद गौरी के भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन बताइएगा भारत में जो है तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो महमूद गौरी हो जाएगा। अगर महमूद गौरी की जो बात करें तो महमूद गौरी के मुख्य रूप से 4 गुलाम था। ताजुद्दीन अल्दौज जिसको गजनी का शासक बना दिया था। ये गौरी अपने पुत्रों को न बनाकर अपने गुलामों पर विश्वास करता था और अपने गुलामों को ही जो है जहाँ जहाँ जीतता था वहाँ पर अपना उत्तराधिकारी बना देता था। तो तजुद्दीन अल्दौज को गजनी का बना दिया गया। नसरुद्दीन कोबाचा को ऊँच मुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और लाहौर और बख्तियार खिलजी को जो है बंगाल के आसपास का। तो हम बाकी बारी से सभी का चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ये जो देख रहे होंगे ये वाला जो गजनी का है, गजनी में जो बैठाया दिया था एल्दौज को, और जबकि ये ऊँच मुल्तान का क्षेत्र था यहाँ पर जो है कुबाचा था, और जो लाहौर और दिल्ली के आसपास के पूरे क्षेत्र था इसका जो है कमान दे दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इधर बंगाल का जो एरिया था बिहार और बंगाल का ये था बख्तियार खिलजी का। इस तरह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे विश्वासी यानी बोल सकते हैं महमूद गौरी का सबसे विश्वासी गुलाम था। इसने चंदावर जूद एवं अन्य राज्यों को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसीलिए जो है गौरी ने सर्वप्रथम 1191 में हासी यानी हिसार में ऐबक को नियुक्त कर दिया था एवं एकता प्रथा की शुरुआत भी किया था यानी दास प्रथा की। जीते गए क्षेत्र भरतपुर, ग्वालियर, धौलपुर, अजमेर, बुंदेल इत्यादि को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रतिनिधित्व अपना नियुक्त किया। उसके साथ ही जो है बख्तियार खिलजी के बारे में जानते हैं। तो गौरी जो है तराइन के युद्ध में लड़ने वाला
गौरी जो है तराइन के युद्ध में लड़ने वाला एक जो है बख्तियार खिलजी के चाचा को जो है बख्तियार खिलजी के चाचा को बनारस के आगे में जो बक्सर के आसपास का क्षेत्र है बिहार का, वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देता है। उस समय जो है बिहार में कोई देख रेख करने वाला कोई शासक नहीं था। छोटी छोटी जो है आपको स्थानीय जो है छोटी छोटी टुकड़ियों में बटा हुआ था। तो 1202 में जो है बख्तियार खिलजी फ़ायदा उठा करके ये पूरे बिहार पर आक्रमण करते हैं। धन दौलत इकट्ठा कर करके जो है बहुत सारा जो है एक सेना बना लेता है। सेना बनाने के साथ जो है अपना अभियान में जो है लूटपाट के चक्कर में आगे बढ़ते रहता है। और 1202 में बिहार विजय के दौरान ही जो है जब ये बिहार पर आक्रमण करता है तो 1202 में पहले ये जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है बिहार शरीफ में है उस पर कब्जा कर लेता है, जो राजधानी भी है। साथ में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसे जो है लूटपाट करने के साथ ही जो है उसे जला करके ध्वस्त कर देता है 1202 में ही। और जो है उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर के पास में उसे भी जो है ध्वस्त कर देता है। साथ में जो है बिहार के लूटपाट के दौरान ही जो है उसे जो है बंगाल के रास्ते की भी जानकारी की प्राप्त हुआ था। उस समय जो है बंगाल के जो राजा थे लक्ष्मण सेन थे, वो एक तीर्थ यात्रा बनवाए थे नदिया में और अपने कुछ जो है बच्चों और रानियों के साथ वहाँ पर तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। तो उस समय बख्तियार खिलजी जो एक तुर्क सौदागर का भेष बना लेता है। और उस समय तुर्क सौदागर व्यापारी जो होता था वो दिखना आम बात था घोड़े पर। तो ये तुर्क सौदागर का जो है भेष बना करके अचानक जो है वहाँ पर हमला कर देता है बंगाल में। और लक्ष्मण सेन एक महान योद्धा होते हुए भी जो है ये जो है तुर्कों का प्रमुख सेनापति या तुर्कों के आक्रमण समझ करके जो है ये घबरा करके भाग जाते हैं। वहाँ पर से जो है भाग करके वो चले जाते हैं। फिर वहाँ से ये जब बंगाल के नदिया से भाग करके सोनारगांव चल जाते हैं और बहुत दिनों तक जो है वहाँ पर सेन वंश का शासन भी रहता है। अगर हम लक्ष्मण सेन की बात करें तो लक्ष्मण सेन के दरबार में ही जो है गीत गोविंद जैसे पुस्तकों के लेखक जयदेव जैसे महान कवि रहते थे। आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव जो है किसके दरबार कवि थे? तो याद रख लीजिएगा लक्ष्मण सेन। उसके साथ ही बंगाल में भी अपना आराम से कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद इसकी जो है लूटपाट की जो है लालसा बढ़ते जाता है। और ये जो है एक सनक भरी जो है एक अभियान चलाता है। वो जो है माना जाता है जो कि तिब्बत को जीतना चाहते थे। और ये जो है बख्तियार खिलजी ये असम के रास्ते प्रवेश करते हुए जब असम में जाता तो असम का जो स्थानीय राजा थे वो माघ थे। माघ जो है वो अपने सैनिकों के साथ सरेंडर कर देता है कि जाइए हम आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इस तरह जो है बख्तियार खिलजी जो है अपने सेनाओं के साथ आगे बढ़ते चला जाता है। लेकिन जब वहाँ पर जाते जाते पूरे आपको पता होगा कि जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है वो बहुत ही पथरीली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे। तो वहाँ पर जाते जाते जो है पूरे सैनिक के साथ बख्तियार खिलजी थक गया था। जब लौटने लगा तो उस समय जो है फिर से जो माघ जो था अपने सेनाओं के साथ तैयारी में लग गया और बार बार उसे परेशान कर रहा था, आक्रमण कर रहा था। एक तरफ ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदियाँ, दूसरी तरफ माघ की सेनाओं। यहाँ पर किसी तरह जो है जान बचा करके जो बख्तियार खिलजी जो भाग जाता है, लेकिन बाकी सेनाओं वहाँ पर मर जाता है। उसके बाद बख्तियार खिलजी इतना बुरी तरह से पराजय होता है, लेकिन वहाँ से बचने के बाद एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। इसी बीमारी में जो है एक तुर्क जो है सरदार उसे जो है हत्या करता है चाकू मारकर। इस तरह जो है बख्तियार खिलजी का अंत होता है, जो कि इतना भारत के महान संस्कृति और ज्ञान की जो केंद्र था उसे जलाने के बाद इसकी भी जो है बुरी तरह मौत हो जाता है। उसके साथ में 1203 में गौरी और उसके भाई को सीधा टक्कर जब इसके पास लूटपाट के धन दौलत हो जाता है, इसकी सेना हो जाता है महमूद गौरी को और उसके भाई, ये दोनों मिलकर फिर से जो है ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला करता है। लेकिन वहाँ पर फिर इसका ज़बरदस्त टक्कर होता है और गौरी साम्राज्य की पूरी तरह जो है विनाश हो जाता है। और गौरी का जो है वहाँ पर विनाश होना एक तरह से वरदान साबित हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ये विनाश हो जाता है तो ये जो है फिर मध्य एशिया को जो जीतने का ये सपना बना रखा था ये पूरी तरह जो है छोड़ देता है और पूरी तरह रुख कर लेता है भारत की ओर। उसके बाद पंजाब के जो है जब उधर वो जीतने के लिए चल जाता है भारत में स्थिति छोड़कर, उस समय जो है पंजाब के जो है जंगजू कबीले के खोखर विद्रोह जो है वो विद्रोह कर देता है। अर्थात जो है लाहौर और जो है गजनी के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर से संपर्क जो है या संचार को व्यवस्था को तोड़ देता है। साथ ही जो है वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक
और उसके बाद महमूद गौरी का जो है ये दोनों मिल करके दमनकारी वहाँ पर जो है विद्रोह को दबाता है। इस तरह महमूद गौरी का जो है अंतिम आक्रमण जो था ये खोखरों के विरुद्ध था। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। महमूद गौरी का पहला जो है आक्रमण था किसके विरुद्ध? तो खोखरों के विरुद्ध था। उसके बाद 1206 में जब दोबारा एक गजनी जा रहा होता है तो इसे जो है दम्यक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 को एक कट्टरपंथी मुस्लिम जो है इसकी जो है हत्या कर देता है। इस तरह जो है गौरी का आपसे इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन बनेगा तो अंतिम अभियान याद रख लीजिएगा, ये जंगजू कबीले के जो है खोखरों के विरुद्ध था। इस तरह महमूद गौरी का ख़त्म हुआ। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुलाम वंश यानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट है उसकी देखेंगे। तो कैसा वीडियो लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, इतना अच्छा बन नहीं रहा है, न तो उतना वॉइस आ रहा है। जो ऑफलाइन क्लास से था उस तरह मज़ा हमें भी नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से कि कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ है। इसलिए जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो देखते हैं तो। धन्यवाद।